सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। बस और आजकल तो बस क्या कहें कि मौसम बढ़िया है, गुनगुनाता हुआ मौसम, क्योंकि जब मिलते हैं तो हम लोग मौसम की बात करते हैं। हाँ, ये वैसे हम लोग जब पहले चिट्ठियां भी लिखते थे ना, तब सबसे पहले यही होता था कि यहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ का क्या हाल चाल है, सबको नमस्कार। हाँ, नमस्कार के बाद मतलब बातचीत जब शुरू हो तो सबसे पहले यही होता था कि यहाँ का मौसम ऐसा है, वहाँ का कैसा है। तो ये बात तो सही है कि हम सब इससे ये आभास कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि भाई वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या खा पी रहे होंगे ना, मौसम से सब पता चल जाता है। सब पता चल जाता है। और फिर हम बात करते हैं कि आज हमारा जो पिटारा है सखी सहेली का, तो उसमें हमारे क्या क्या विषय हैं। बहुत सारे हमारे जो श्रोता जुड़े हुए उन्हें तो पता ही चल गया है, बिल्कुल पता चल चुका है। लेकिन गीत मंजरी में हम आज बात करेंगे अंगना की। और जाहिर है कि हम जब बहुत सारी बातें करते हैं, खत में भी खास तौर से ये करते थे, ये बड़ा खास काम हो गया, वो बड़ा खास काम हो गया, तो कभी कभी कोई घटना भी होती थी, कुछ सावधानियों पर भी बात करते थे। तो आज हम विद्युत उपकरण और उस पर सावधानी, इस पर भी बात करेंगे ना। और क्योंकि मौसम ही ऐसा है तो भाई कुछ ना कुछ नुस्खे तो याद ही आ जाते हैं। हाँ। तो फिर दादी माँ के नुस्खे में हम अजवाइन की बात करेंगे। जी हाँ। और आज जैसे कि है तट रक्षक दिवस, तो तट से तो समझ में आ ही गया है कि भाई हमारी जो पृथ्वी है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, तो पानी ही पानी है, तो उनके किनारों की रक्षा के लिए हमें जरूरत तो पड़ती है कि सुरक्षा बल हो, दल हो, तट रक्षक दल हो। जी हाँ, तो तट रक्षक दिवस आज हम मना रहे हैं, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी को, और जो वहाँ पर हमारे साथी तैनात हैं उन्हें खास तौर से ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जाहिर है मंजरी हम देखते हैं नजर उठाकर, तो यही देखते हैं ना कि तीन तरफ विशाल जलधारा है, यानी समुद्र महासागर दिखते हैं। एक और अरब सागर, हिंद महासागर है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ और वे बंगाल की खाड़ी दिखती है, और इनसे जुड़े कई देशों के तट होते हैं और इनकी रक्षा के लिए तट रक्षक दलों की आवश्यकता होती है, और इसीलिए संगठित इन्हें किया गया है। जी, और भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना पहली बार भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्र की गैर सैन्य समुद्री सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्तावित की गई थी। और 60 के दशक में समुद्री तस्करी से घरेलू अर्थव्यवस्था को खतरा हो रहा था, और नौसेना द्वारा वहां की निगरानी की जाने लगी और उन अवैध गतिविधियों को पर प्रतिबंध लग गया इस तरह से। जी हाँ, 1 फरवरी सन 1977 से एक अंतरिम तट रक्षक संगठन के गठन का निर्णय लिया गया, और भारतीय तट रक्षक के मिशन है कि हमारे समुद्र तथा तेल, मत्स्य, खनिज सहित जो भी अपतटीय संपत्ति की सुरक्षा करें। और नाविक जो समुद्र में जाते हैं, कई बार आपदाएं जो से हो जाती हैं प्राकृतिक, तो उनसे जो तूफान आते हैं उन सब से नाविक आते हैं, ऐसे समय में भी तट रक्षक उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही इनका जो हमारे मत्स्य जो करने वाले हैं, मछुआरे हैं, उन सब का भी पंजीकरण भी किया जाता है, ताकि ये पता रहे कि कौन कितने लोग रह रहे हैं, सब सुरक्षित है या नहीं। बिल्कुल, और क्योंकि वो जाते हैं तो उनके जहाजों की रजिस्ट्री, जैसे आपने बोला पंजीकृत है, तो रजिस्ट्री हो जाती है। और फिर जो जीविकोपार्जन के लिए वहाँ आता है, वहाँ पर उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनका उन्हें पालन करना होता है। और इन सभी बातों की जानकारी तट रक्षक दल करते हैं। और हमारे जो ये महासागर हैं, इनमें बहुत सारे अमूल्य खजाने छुपे हुए हैं, जलीय जीव जंतु जो दुर्लभ है वो हैं, और उसमें वनस्पतियां भी बहुत सारी छुपी हुई हैं। तो जैसे रत्न है, जैसे कि मूंगा है, मोती है, सीप, शंख, पत्थर आदि होते हैं। और समुद्री नमक उसमें से रहता है, गोमती चक्र है, कौड़ियां है, मणि, यानी अनगिनत है। हाँ, खजाना बड़ा हुआ है। हाँ, वैसे भी कहते हैं ना, सागर में जो है अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। इसके अलावा बहुत अनमोल वनस्पतियां, जैसे तुम कह रही हो, वैसे उसमें है, जैसे कि शैवाल होती है, सिवार होता है, अमरबेल जैसी कभी नष्ट नहीं होने वाली, नहीं सड़ने वाली होती है। और जो समुद्री जीव जंतुओं के जानकार और वैज्ञानिक लोग हैं, उनका ये मानना है कि यदि सीप न हो तो पृथ्वी पर एक बूंद भी स्वच्छ व मीठा पानी
नहीं मिल सकता, क्योंकि सीप की ये विशेषता होती है कि प्रकृति से एक बार आहार ग्रहण करने के बाद लगभग 16 लीटर पानी को कीटाणु मुक्त कर देती है। लगभग यहाँ पर रेणु जी 96 लीटर पानी है। अच्छा। उसको शुद्ध कर देती है और इसके पेट में जो भी कण, मृत कोशिकाएं व अन्य बाहरी अपशिष्ट बचते हैं उन्हें गुणकारी मोतियों में बदल दिया जाता है, वो बदल देती है। और इससे पृथ्वी, इसीलिए पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया है कि एक छोटा सा जीव जो है वो कितना बड़ा काम करता है। हाँ, ये बात तो है। तो बहुत सारे रत्न हैं इसमें। और इन बातों का यही अर्थ होता है हम लोग का कहने का कि हम महासागरों, समुद्रों की उपयोगिता को समझें और जो हमारे तटरक्षक बल हैं वे इनकी सुरक्षा में सजग प्रहरी बनकर अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। तो आज के दिन सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते जी हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, जब दिन मनाते हैं तो वो इसीलिए होता है ना कि हमारे जो भी लोग हैं उन्हें हम बधाई दें, उनके कामों को समझें, उनके महत्व को समझें, क्योंकि आमतौर पर हम तो रहते हैं ज़मीन पर, हम सोचते हैं हम सब तरफ से ठीक है, ये सेना लगी हुई है, हम सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है, इनकी जो सुरक्षा है वो अलग तरीके की होती है और रात में ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा समंदर के किनारे जब बैठते हैं तो ढेर सारी बत्तियाँ दिखती हैं बहुत दूर पर, तो ये तटरक्षक बल हैं जो तैनात हो जाते हैं कि कहीं से कोई आए नहीं और हम सुरक्षित रहें। जी, और हम बढ़ते हैं गीत की ओर। बिल्कुल। टूट न जाए
गीत हमने सुना जिंदगी और हम फिल्म का, छीन लिया रे। क्या बात है। तो आज जैसे कि रेणु जी, आज है कल्पना चावला जी को याद करने का दिन है, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। और अभी हम सागर में गोते लगा रहे थे, अब आकाश में, अंतरिक्ष में बल्कि उड़ने वाली कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। और बचपन से ही आसमान की ओर निहारा करती थी। उस विशाल नभ में क्या क्या छुपा है, जैसे सूरज की रश्मियां धरती तक आती हैं, कैसे चांद सितारे और जो धरती को देखने लगते हैं प्यारे, वो सच में कैसे होंगे और क्या होंगे, कैसे नज़ारे हैं, सांस कैसे सब कुछ होता है जब दिन ढल जाता है, जब घिर जाता है अंधेरा, कैसी होती है तब नभ की चाल, कितने चमकेंगे आज सितारे, कैसी होगी शीतल रात, ये सब सोचती रहती थी जी। और लेकिन चांद सितारों की टोली यहाँ वहाँ कहाँ जाता होगा छिटकाकर अपनी धवल चांदनी, घटता बढ़ता नित नया रूप दिखलाकर भोर कहाँ छुप जाता होगा, क्या उसका भी एक घरौंदा शांत वहां सो जाता होगा। कल्पना चावला जो थी, कल्पना के रथ पर बैठकर खुद ऐसा कई प्रश्न किया करती थी और सोचा करती थी। आसमान और वायुयान मन में जिज्ञासा से उनके भर जाते थे। और क्या है इसकी गणित और विज्ञान, क्या है तारों का क्या जंजाल है, काश कोई मेरे पंख लगा दे और पंछी बन के उड़ जाऊं नील गगन में और सब रहस्य का पता लगाकर लौट आऊं मैं पुनः धरा पर। ऐसे कुछ विचार वो किया करती थी। जी हाँ, ऐसी अभिलाषा लिए कल्पना धीरे धीरे बड़ी हो गई और चांद को छूने की और अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का ख्वाब सजाने लगी। चंडीगढ़ से उनकी शिक्षा हुई और पिताजी जो है उनका नाम बनारसी लाल चावला था और माँ संजोमयती देवी अपनी बिटिया के सपनों को पंख दे रहे थे। परिवार में 4 भाई बहनों में वे सबसे छोटी थी और कल्पना को घर में प्यार से सब मोटू कहा करते थे। कल्पना ने टैगोर बाल निकेतन से शुरुआती दौर की शिक्षा ली और कक्षा 8 में जब वो थी, उनका मन इंजीनियर बनने का हुआ। माँ ने बेटी की भावनाओं को बखूबी समझा और उन्हें सह दी। और जबकि पापा उनको चिकित्सक या शिक्षिका बनाना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लग जाते हैं। कल्पना का कोमल मन अंतरिक्ष में जाने को करता था। वो कभी मेहनती और वो काफ़ी मेहनती और जुझारू प्रवृत्ति की थी और जिस काम में वो उनकी लगन लग जाए वो उसे पूरा करने में जुटी जाती थी। और सन 1982 में अभियांत्रिक में स्नातक की उपाधि प्राप्त की उन्होंने और संयुक्त राज्य अमेरिका इसी साल वो चली गई और वहाँ 1984 में वैज्ञानिक अभियांत्रिक में विज्ञान निष्णात की उपाधि ली उन्होंने और टेक्सास विश्वविद्यालय बोल्डर से विद्या वाचस्पति की उपाधि उन्होंने प्राप्त करी। और कल्पना को हवाई जहाज़ों, ग्लाइडरों और व्यावसायिक विमान चालन के लाइसेंस और उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा उन्हें हासिल था। बिल्कुल। और अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वो एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। कल्पना ने अपने मिशन में 1.04 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके 365 घंटों में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की थी। क्या बात है। और कल्पना चावला की दूसरी उड़ान जो थी उनकी, वो उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई और अब तक की सबसे दर्दनाक घटना थी 1 फरवरी सन 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते जो उसमें सारे अंतरिक्ष यात्री थे और कल्पना जी थी, तो वो सब कहते हैं कि काल के उसमें चले गए, समा गए और हम सभी से दूर हो गए और उनका जो ये अभियान था वो सफल होने के बजाय असफलता की तरफ मुड़ गया था। और उसमें कल्पना चावला भी जी थी जो एक बाद में सितारा जैसी बन गई और जो उन्होंने शब्द कहे, वो क्या कहे रेणु जी? वो कहती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया और इसी के लिए ही मरूंगी। और अगर काश वो हमसे जुदा नहीं हुई होती तो एक नई खोज का लाभ उन्हें भी मिलता, लेकिन जो उन्होंने अनुसंधान किया है उसका पूरा लाभ जो है वो और लोग और पूरा विश्व उठा रहा है। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हुए श्रद्धा से नमन करते हैं। जी। तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में,
हर नजारा हसीन लगता है, हर नजारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है। प्यार के पास जो सहारा है, वो सहारा हसीन लगता है, वो सहारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, रात तन्हाइयों की दुश्मन है, रात तन्हाइयों की दुश्मन है, हर सफर हम सफर से रोशन है। मौज के पास जो, मौज के पास जो किनारा है, वो किनारा हसीन लगता है, वो किनारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है। क्षमा के पास जो, क्षमा के पास जो शरारा है, वो शरारा हसीन लगता है, वो शरारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है। तो चांद के पास जो सितारे होते हैं रेणु जी, उनको देखने का तो आज भी मन करता है। लगता है बस खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाओ या फिर लेट वेट जाओ और देखते रहो। बिल्कुल सही तुमने कहा, लेकिन हाँ, उसके लिए सेहतमंद रहना बड़ा जरूरी है, और सेहतमंद रहने के लिए छोटी छोटी चीजों का अगर हम ख्याल रखें या अपने थोड़ा सा रसोई घर की तरफ नजर दौड़ा लें तो बहुत सारी फायदेमंद चीजें हमें मिल जाएंगी, है ना? बहुत मिल जाती है, और हम एक एक करके बताते भी हैं कि भाई क्या है। तो आज हम लोग मसालों में अजवाइन जो होती है ना, वो बहुत ही गुणकारी होती है और सबको इसके बारे में पता ही है। और इसका पौधा जो होता है वो रेणु जी झाड़ी नुमा होता है, और इसका उपयोग मसाला, चूर्ण, काढ़ा, क्वाथ और अर्क के रूप में अजवाइन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और वैसे भी बड़े लोग कहते ही हैं ना कि बड़े चाव से अनेक नुस्खे इसके बता देते हैं, है ना, बताते ही रहते हैं। और पेट दर्द हो तो दादी कहने लगती थी, बिटिया जाओ जरा सा अजवाइन ले आओ, उसमें काला नमक डाल लो
और पानी के साथ मतलब गुटक लो, तो बस 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, सब दर्द वर्द, है ना। बिल्कुल, वो एक तरह से घर के वैद्य होते थे। हाँ, बिल्कुल सही। और मान ली कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो नानी कहती थी कि बिटिया रात में 1/4 चम्मच अजवाइन और गर्म पानी संग ले लो, अजवाइन को चबा चबा के खा लो, बस भोर होते होते पेट सफा। तो ऐसे ऐसे बातों बातों में ही वो अपनी बोली में बड़े मजे से समझा देती थी, और ऐसे नुस्खे और उनका कहने का अंदाज जो होता था वो भी बड़ा याद आता है। और वही बात करें, जब बच्चों को जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उस समय अजवाइन का चूर्ण बनाकर 2 से 4 रत्ती जरा से गुड़ के साथ उनको अगर खिला दिया जाए तो कीड़े निकल जाते हैं पेट के। जी हाँ, इसी तरह से ठंड लगकर अगर बुखार आ रहा हो तो इसका चूर्ण दिन में 3 बार लिया जा सकता है, और अर्क या तेल 10 से 15 बूंद बराबर लेने से तो बंद हो जाता है। ये अर्क हम जिसकी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अजवाइन के चूर्ण और अर्क की बात कर रहे हैं। और अगर आपका जुकाम हो, नाक बंद होती है, तो अजवाइन को तवे पर गर्म करके रुमाल में लेकर रोटी बना लें और उसको सूंघे तो भी आराम मिलता है। जी हाँ, ये सारे उपाय तो अक्सर ही करनी पड़ते हैं हम लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दीजिए, और सुबह छान कर 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पीने से शरीर की चर्बी, बहुत हमने सुना, लेकिन ये सर्दी जो है शरीर की चर्बी कम करने के लिए ये बड़ा कारगर नुस्खा है। और राई के तेल में अजवाइन मिलाकर आप पका लीजिए, और इसकी मालिश करने से दर्द गायब हो जाता है। और बच्चों की मालिश भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने कल बताया था सखी सहेली में। तो राई के तेल अजवाइन है, और साथ में अगर इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल लें, और ये जो सहजन होता है ना, मुनगा की फलियां, उसके जो पत्ते होते हैं वो भी उसमें डाल करके भून दें तो भी उसकी मालिश करें, फिर तो बहुत आराम, बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल सही है। और पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए अजवाइन, सौंठ और काली मिर्च और छोटी इलायची को समान मात्रा में उसका चूर्ण बनाकर दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं, तो आपकी पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहेगी। और ये तो हालांकि अजवाइन पेट के लिए होती है, ये तो बहुत सारे लोग हमारे जानते हैं। और हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, हमारे घर बसा लें, नहीं उपयोगिता लिखिए। इसका औषधीय गुण भी है, सभी जानते हैं, हमारे घर में मसाले के रूप में होती है। और ये लिख रहे हैं कि स्वाद में थोड़ी कड़वी होती है, पर इसके बिना स्वाद भी नहीं आता। भाई जैसे अचार अगर बना रहे हैं, किसी पराठे के आटे में इसका मंगरेल के साथ मिलाने पर बढ़िया स्वाद आ जाता है। वैसे इसकी तासीर गर्म होती है और पाचक बनता है। फंक और हरड़ बहेरा के चूर्ण मिलाकर लोग बनाते हैं। पिछले साल से कोरोना में इसका बहुत उपयोग हमने किया, लोगों ने भी किया। और जैसे कि स्टीम लेते थे, इसको पानी में डालकर उबालकर पी भी लेते थे, पोटली में बांधकर इसे सूंघते थे, बहुत फ़ायदा होता था, मतलब हुआ हम लोगों को। अजवाइन के बिना लिट्टी का तो स्वाद ही अधूरा है। ऐसे ही बड़ी छोटी सी रंगहीन स्वाद में दिखी और गुणों से भरपूर अजवाइन। तो फिर अजवाइन की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो सोचते पहले एक थोड़ी सी गीत सुन लेते हैं। हाँ, फिर थोड़ा सा नहीं, अगर चला रहे तो पूरा सुनाना। हाँ, पूरा सुनाना। सुनेंगे। जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल, मुझे आज कहाँ तक ले आया। जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल, मुझे आज कहाँ तक ले आया। जहाँ आके मैं खुद को भूल गई, तेरा प्यार वहाँ तक ले आया। जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल।
इस गाने में दर्द शब्द याद आया तो मुझे फिर एक बात याद आ गई क्या? कि अजवाइन से ही रिलेटेड है। क्या चीज? कि दांतों में अगर दर्द हो तो क्या किया हाँ। जाए। तो उसके लिए रेणु जी है कि अजवाइन का जो तेल होता है उसको रुई के फाहे में लेके भिगो लें और जहाँ पे आपका दर्द होता है तो वहां रख लें, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। क्या बात है। तो बस गाना बज रहा था तो मुझे वो दांत का दर्द याद आ गया। तो दांत का दर्द याद आया या नुस्खा याद आया? उसका भी याद आ गया, दोनों चीजें। भाई इसी के साथ जब भी पानी में अजवाइन उबाल कर बच्चों को दिया जाता है ना, जब बच्चे होते हैं तो जच्चा को देते हैं, जच्चा को देते और इससे पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, अंदर गर्माहट भी रहती है। ऐसे ही खांसी में अजवाइन चबा कर गर्म पानी पी लें तो बड़ा आराम मिलेगा, है ना। बिल्कुल। और अजवाइन, काला नमक और सूखी पिसी अदरक का चूरन खाने से खट्टी डकार और गैस की समस्या दूर होती है। और अजवाइन में प्रोटीन, फैट, खनिज, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कैल्शियम, थायमीन, राइबोफ्लेक्सिन और फास्फोरस, आयरन और नियासिन भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। बड़ी यानी कि गुणकारी होती है। और आर्थराइटिस में तो समझते ही हैं, क्योंकि गैस अगर ये समाप्त करती है तो जोड़ों का दर्द भी इससे दूर रहता है। और इसके संग संग बड़ी खास बात है कि पिंपल्स की समस्या हो यानी मुहासे निकलते हो तो अजवाइन के बीज को घिसकर दही में मिक्स करके लगाएं और चेहरे और गर्दन पर भी लगा सकती हैं, और 20 मिनट बाद इसको धो दें। चेहरा कुछ दिनों में एकदम चमक न जाएगा। क्या बात है। और देखिए ना, हमारी जो श्रोता सखियां और सखा वगैरह, उन्होंने भी कमेंट लिखकर भेजा है क्या कि मुखवास में भी अगर थोड़ी सी अजवाइन डाल दी जाए तो इससे भी पाचन क्रिया अच्छी होती है और पेट भी साफ रहता है। हाँ, ये बात तो है। वैसे तो देखा जाए तो मुखवास के ही तौर पर ज्यादा काम आती है, क्योंकि मुखवास में वही चीजें डाली जाती हैं जो हमारे पाचन में सहायक होती हैं। एक बात और है, हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि हमारे घर में पौधा लगा है और अजवाइन की पौधे जो लगाते हैं हम लोग, बड़े आसानी से लग जाता है। इसको बहुत छोटे से गमले में चाहे जैसे लगाएं, हाँ, उसकी पत्तियां होती, हाँ, थोड़ी मोटी मोटी पत्तियां होती हैं। पत्तियां तो मोटी तुम्हें याद है, लेकिन पता है इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो आप आंगन में लगा लीजिए या अपने गमले में, छोटे गमले में भी आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और डंडी से लग जाती है। तो इसको लगाइए और जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप इसको, बाकी तो आप वैसे भी केवल ऐसा नहीं है कि उसकी पत्ती तो बेसन में लपेट के आप पकौड़ी बना सकते हैं। अक्सर मंजरी हम तो ये भी करते हैं कि जिस सब्जी में अजवाइन डालना है या जिसमें, तो आप इसकी पत्तियां भी काट के डाल दें तो बड़ा स्वाद आता है, ताजगी सी हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। अगर खासकर अगर आलू की सूखी सब्जी, आप जो छोटे आलू होते हैं जिन्हें कहते हैं ना छर्री आलू, उसकी सब्जी में अगर उसको हम डालते हैं तो बहुत टेस्टी स्वाद लगता है। और अजवाइन से जैसे कि हम लोग अरवी होती है, जैसे घुइयां बहुत सारी जगह बोलते हैं, हाँ, बादी वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं, इसको अगर अजवाइन से छौंके या मूली के पत्ते जो हैं उनके जो साग बनाते हैं वो भी केवल अजवाइन से छौंक दीजिए, बहुत स्वाद आती है। आज आपने पूरे स्वाद याद दिला दिए। हाँ, तो अजवाइन के इतने उपयोग हैं, तो इतनी उपयोगी चीज है। तो हम तो गुजारिश यही करेंगे कि आप पौधा घर में जरूर लगाएं। फिलहाल एक समय हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। तो हम लोग बात कर रहे थे अजवाइन की, तो बहुत सारी हमने बात करी। और जब अजवाइन का गमला है तो उसको अगर आप आंगन में रखते हैं तो भाई आंगन में तो बहुत सारे गमले होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक आप अजवाइन का भी रख लीजिए। जी हाँ, कि ताजी ताजी आप पकौड़ियाँ बनाएंगे। बिल्कुल, आंगन की बात आती है तो बहुत सारी यादें अपने साथ ले आती है। यादों के सुनहरे आंगन में घर के उस आंगन की यादें उभर आईं और मन में तैर गईं अनगिनत तस्वीरें, है ना। कितने घर बदले हमने, कितने आकार के आंगन मिले हमें। कहीं आंगन लंबाई में मिला तो कहीं चौकोर ईंटों का आंगन मिला, तो वहीं कहीं कच्चा आंगन था, तो कहीं आंगन से जुड़ी हुई अनगिनत बातें हुई। मगर आज घरों में आंगन रूठते जा रहे हैं और रूठ गई है सुनहरी गुनगुनाती धूप, और जो नीम के पेड़ में पत्तों को चीरती हुई धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल जाती थी और शुरू हो जाता था माँ का बोलना, भाई चलो उठो उठो सुबह हो गई। वो कविता की चंद लाइनें भी गाई जाती थीं, याद भी आ जाती है आज भी। एक हाथ से चादरें घसीटती हैं अम्मा और बच्चों का फिर हो जाता तकिए में मुंह छुपाना।
मगर माँ तो कविता जोर जोर से दोहराती जाती थी ना मंजरी। बिल्कुल, वो गाती थी कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया। और इस तरह से हम जो उनकी कविता सुनते थे और कुनमनाते हुए असाते हुए उठ जाते थे। और झाड़ू में आंगन सबको खूब भाता था। कोठरी से देखते थे तो बाबा कांपते हुए दुशाला ओढ़े और कोने में आती हुई धूप में बैठ जाया करते थे, जिस आंगन में धूप आती थी। और दादी अपनी जो थी वो मचिया लेकर बैठ जाती थी। और फिर माँ का तो काम होता था कि भाई उन्हें गरम गरम चाय की प्याली देना है। और मगर जो बाबा लोग होते थे ना, तो उनको तो लोटा भर के चाय चाहिए रहती थी। और वो भी उनका एक पीतल का गिलास होता था कि बस इसी गिलास में उन्हें चाय पीनी है। और आस पड़ोस से भाई उनकी दुआ सलाम राम राम की गूंज जो है वो इधर से उधर आर पार आंगन में आनी शुरू हो जाती थी। आंगन में इतना आंगन खुशहाल लगता था उन दिनों। जी हाँ, और उसी आंगन में खटिया पर तो कभी पेट पर पट्टे पर बैठकर पतंग में होता दोपहर का भोजन। दिन भर के सारे काम आंगन में ही होते, चाहे चावल दाल चुनना हो या स्वेटर बुनना हो, गद्दे रजाई तागना हो या शाम की तरकारी काट कर रखना हो। उसी आंगन में होली की तैयारी में चिप्स पापड़ कचरी बड़ी मुंगौड़ी सब बनती थी। घर की सारी हमारी जो बहनें होती थी वो सब उसमें हाथ बटाते थे, सब मिलकर करते थे और बच्चे भी हाथ बटाते थे। खास तौर से बच्चे चाहते थे कि उन्हें छुट्टी दे दी जाए। पापड़ और चिप्स को पलटने का भी एक बड़ा काम हुआ करता था, खासकर बच्चों को इस काम में लगा दिया जाता था। और इन्हें जब पापड़ पलटने का होता था काम ना, या पापड़ बन रहा होता तो आलू के पापड़ बन रहे होते थे, तो फिर सबसे पहले बच्चे उसको एक एक गोली, तो हम लोग तो खा ही लिया करते थे ये पहले चख ले फिर बाद में जाके बनाएंगे। और उसी आंगन में चक्कियाँ भी चलाई जाती थी। अनाज धोया सुखाया और सूप में पछोरा जाता था। और कुछ गौरैया जो होती थी वो मुंडेर से उतरकर आंगन में फुदकती हुई आ जाती थी अनाज के पास तक। और जो अम्मा और दादी वगैरह हुआ करती थी, नानी हुआ करती थी, वो उन्हें उड़ाती नहीं थी उन गौरैया को, चिड़िया को, बल्कि मुट्ठी भर के दाने आंगन में बिखेर देती थी। और रोज का उनका यही क्रम रहता था कि रोज ये काम करती रहती थी और चिड़िया आती थी। और आंगन की वो प्यारी क्यारी जिसमें अम्मा ने पूजा के गेंदे के फूल बिखेरे थे, और वो कभी वहां पर उनकी झाड़ियां लग गई थी और इसी तरह वो करती थी। और पूरी क्यारी गेंदे से महक जाती थी उस आंगन में। और उन पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां जो थी वो जाने कहां से आ जाया करती थी। तो आंगन की यादें हमेशा मन में बसी हुई हैं। बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ने जा
आंगन में कितनी पीढ़ी को आते जाते देखा है। बच्चे का जन्म होता, मोहल्ले की औरतों का आंगन में ढोलक की थाप पर जच्चा बच्चा, सोहर, बधाई गीत, तरह तरह के गीत गाना, हंसी मजाक करना, वो शोख अंदाज पूरे आंगन में गूंज जाया करते थे। जब कभी शादियां होती तो आंगन का कोना कोना जो है वो गूंजता था, खुशियों से महक जाता था, रंग रोगन किया जाता था, झालरें फूलों की लड़ियों से सजाया जाता। कई दिनों तक शादी की रस्में इसी आंगन में होती। बीच में मंडप छाया जाता और रंग बिरंगी पतंगी कागज़ की झालरें जो घर में ही बच्चे मिलकर बनाते थे वो उससे मंडप सज जाती थी और फिर उसी आंगन में कनात छा दी जाती थी। टिमटिमाता हुआ बल्ब रोशनी बिखेरता, वहीं एक कोने में गैस बत्ती भी रखी होती थी। भाई अचानक बिजली चली जाए तब क्या किया जाएगा, तो आंगन को तो रोशन करना ही है। आंगन में टाट पट्टी बिछाकर पंक्तों में बैठकर पतलों और दोनों में खाना कच्चा पक्का परोसा जाता था और कुल्हड़ में पानी, सब कुछ आंगन में ही होता था। और फिर होता था हल्दी, तेल, मेहंदी, धान दरेती और सिलपोहन की रस्में। आंगन में होता था भात और घर की महिलाएं भात गीत गाती थी। वो गीत था कि रेणु जी की मेरा छोटा भतैया भात लेके आया जरा देखना। हाँ। और टीका भी लाया भैया, झूमर भी लाया, झालों की लड़ी हवा में उड़ी जाए जरा देखना। इस तरह के गीत बड़े सुंदर लगते थे बहुत ढोलक की सुंदर। थाप पर। और घर की महिलाओं के पास हर शुभ मौके के गीत होते थे और उसी आंगन में ढोलक मंजीरे संग खूब चहक कर गाने गाए जाते थे और बड़े ठुमके भी लगाए जाते थे। और तेल हल्दी के मौके पर आंगन में गीत गूंजता था कि चढ़ गए तेल फुलेल छिटक रही पाखुरिया, इस तरह के गीत हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल। और उसी आंगन में फिर एक दिन होता था नई वधू का आगमन और चारों ओर मंगल गीतों से सज जाती थी महफिल और बहू के स्वागत की सारी रस्में और मुंह दिखाई होती थी और खुशियों में ये गीत भी खूब गाए जाते थे। जी। साची कहे तो दे आवन से हम रे, साची कहे तो दे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी साची कहे तो दे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी। सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तो दे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी। था भूतन का डेरा, ये
घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा। दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई। अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी। साची कहे तो दे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। बचपन से हम काका कही कही के हारे, बचपन से हम काका कही कही के हारे। कोई हमें भी तो काका पुकारे, दई दे भतीजा फुलवा सरीखा, दई दे भतीजा फुलवा सरीखा। मानेंगे हम उपकार भौजी, मानेंगे हम उपकार भौजी। हे भौजी साची कहे तो दे आवन से हम दे अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत। लाखों में एक हमार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। सांची कहे, आंगन की बात सुनकर दादी और नानी के घर का वो कच्चा आंगन याद आ जाता है, जो मिट्टी का बना हुआ होता था और गोबर से लिपा हुआ। हर मौसम के हिसाब से व्यंजन झुकते थे, कभी पापड़, कभी बड़ी, कभी मिर्च मसाले। क्या दिन थे वो भी, क्या क्या एहसास और कितनी सारी भावनाएं जुड़ी थी उस आंगन से। उम्र भर नहीं भूलेंगे उस आंगन को। भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। सही बात है, वो ये दिन तो बहुत सुनहरे दिन थे हम लोग के जीवन के, और इतनी अच्छे से कमेंट लिखने के लिए शुक्रिया कहते हैं। और देखिए ना रेणु जी, आंगन में होते थे साल भर के त्योहारों की रौनक, पतंगबाजी से लेकर संक्रांति, सकट पूजन हो, लड्डुओं का आंगन में बैठकर बनाना हो, या लोहड़ी की रौनक हो, बसंत पंचमी में। इन दिनों तो भाई होता था, उस समय होता था कि पीले वस्त्रों को रंग कर पहनने का एक उत्साह होता था, और जो आंगन के बीच एक अर्गनी बंधी होती थी, उसमें चुन्नी रंग के, हल्दी ही चाय हो या पीले रंग की पुड़िया मंगाई जाती थी, वो रंग के टांग दिया जाता था। और हम लोग को इंतजार होता था कि भाई कब सूखे, कब हम वो पहने। आज तो हम लोग पीले रंग के कपड़े बाजार से खरीद लाते हैं, लेकिन उस समय मुझे याद है कि चुन्नी रंग कर ही पहनना शुभ माना जाता था। और आंगन में दौड़ना, फिसलना सब कुछ हुआ करता था। और जो होली के दिन होते थे तो हुड़दंग बहुत होता था, हौदी में रंग घोलना, ड्रम या बाल्टी में रंग भरना, और हैंड पाइप उस दिन खूब चलाना पड़ता था, क्योंकि भाई नहाना धोना भी है और फिसलना तो होते ही होता था। और फाग के गीत गाए जाते थे आंगन में ढोलक की थाप पर, और चेहरे इतने रंग पुत जाते थे कि पहचानना ही मुश्किल हो जाता था। फिर वहीं आंगन में बैठ के हैंड पाइप के नीचे भाई एक जन चला रहा है, दूसरा जन नहा रहा है, उपटन लगा रहा है। ये सारी चीजें आंगन के ही सुख हैं। और गुजिया, पापड़, चिप्स, कांजी बड़े का खाना सब आंगन में एक साथ मिलकर होता था। जी हाँ, और आंगन में यही आंगन होता था जहाँ पर कोने में या एक स्थान उनका नियत होता था बच्चों के खेल का मैदान। और नहीं तो वो भी एक इन्हीं सब जो तुमने जितने सब सामान बताए हैं, चीज़ें बताई हैं, उत्सव बताए हैं, उन्हीं में वो भी बच्चे अपना समय निकाल लेते थे कहीं से कि कभी उन्हें मौका मिले तो गर्मी की छुट्टियों में खेलें कूदें वहाँ पर आंगन में। और ऐसे ही छुट्टियों में सखियों संग सिकड़ी, रस्सी कूद, छुपन छुपाई, गुड्डे गुड़िया, घरौंदे बनाना, गुट्टे खेलना, पेड़ पर पड़ा झूला झूलना खूब होता था। दिन के उजाले में ही आंगन में बैठकर पढ़ना, और फिर कभी कभी अम्मा आंगन में ही ठुकाई भी लगा देती थी। तो हमारे साथी ने लिखा है कि आंगन के ऊपर वाला जो घर होता था उसमें लोहे की पट्टियां डाल दी जाती थी और वहीं आंगन में झूला डाल दिया जाता था। तो बस इस तरह से गुलजार रहता था आंगन।
जी हाँ, घर का सुख दुख बांटने वाला ये आंगन, जहाँ पर गर्मियों में पानी का छिड़काव किया जाता है, चारपाई खटिया बिछाई जाती, डंडों से बंधी मच्छरदानी याद आती है, और वहीं लेटकर तारे और चांद का दीदार किया जाता था। अनगिनत सीखें मिलती थी, रात को दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी। तो इस तरह होता है आंगन। बिल्कुल। और आंगन में जो घर के पशु पाले जाते थे वो भी आंगन में बैठ के आराम से सुस्ताते थे। तो वो सारे नज़ारे जो होते हैं वो आज याद आते हैं। और बहुत सारे चीज़ें होती थी कि वहाँ पर आंगन में जो पेड़ होता था अमरूद का, तो भाई उसमें भी चौकीदारी करनी पड़ती थी कि हमने जो पसंद किया अमरूद वो कोई ना तोड़ ले जाए। तो इस तरह के आंगन के बहुत सारे बातें हैं। और बात कर रहे थे हम लोग आंगन में, तो सर्दियों का तो अपना एक मज़ा होता था और हम लोग अपने अपने कमरों में हो जाते थे। तो कमरों से बात याद आई कि सर्दियों के दिनों में हम लोग के घरों में विद्युत उपकरण जलाए जाते थे, तो हीटर वगैरह लगाया जाता था। तो वो बहुत ध्यान रखना होता है कि लगाया जाता है, आज भी लगाया जाता है। और हीटर जब भी लगाएं तो आप थोड़ा उससे दूरी बना के बैठे, सूती कपड़े पहने, बच्चों से दूर रखें। और इस तरीके का ना हो कि उसमें बच्चे जो हैं उंगली वगैरह डाल लें या कोई भी लोहे की चीज उसमें डाल दें और उससे उन्हें करंट लग जाए। तो भाई ये विद्युत उपकरण जो है उसके जब भी आप इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें। वहीं पर बहुत सारी जगह इमल्शन रॉड पानी गर्म करने के लिए लगाया जाता है। तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा सावधानी रखें कि जहां बच्चे ना पहुंच सके वहां लगाएं। और खुद अपने लिए भी आप एहतियात रखें कि बिल्कुल ऊपर से स्विच बंद करके प्लग निकाल के ही उसको देखें, क्योंकि अक्सर हम ध्यान नहीं देते और उंगली डाल देते हैं कि देखें पानी गर्म हुआ कि नहीं, है ना। और जब ये इस तरह के उपकरण लगा रहे हैं तो आप खुद भी इतना पानी पीजिए कि आपके शरीर का पानी सूखे ना, क्योंकि आपकी जलन, आंखों में जलन होगी, इस तरह की समस्याएं आपको पैदा हो सकती है, गले में खराश वगैरह। तो पानी पर्याप्त पिए और बस ध्यान रखिए तार वार कटे ना हो। और हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि रबर की चप्पल आदि जैसे जूते ये सब पहन कर ही बिजली का कोई भी काम करें, क्योंकि आप भी जानते हैं पानी अगर पैर के नीचे है तो बहुत तेजी से बिजली करंट लग जाता है। तो आप थोड़ा सा एहतियात रखेंगे तो खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। और आंगन के दिनों को याद करें। और फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं रेणु जी, वो है कि मतलब थोड़ा नजर की बिजलियों की बात कर लेते हैं हम। बिल्कुल।
बेशौक नजर की बिजलियां न गिराएं, लेकिन हाँ चौकन्ना जरूर रहें, मतलब इनको चौकन्ना रखें इन नजरों को, जी, है ना। और हीटर या ब्लोअर जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, हाँ। तो प्लग बंद करें, तार निकालें और थोड़ा सा हीटर ठंडा हो जाए तभी उसे किसी कपड़े से उठाकर आप इधर से उधर ले जाएं। आप या तो लकड़ी के स्टूल पर इसको रखें, सीधा जमीन या किसी भी प्लास्टिक की धातु पर, प्लास्टिक की चीजों पर आप ना रखें, नहीं तो पिघलने का डर बना रहता है। हाँ बिल्कुल सही है। और इसके संग संग जैसे आजकल सर्दियों में अगर हम ज्यादा कपड़ा पहनते हैं तभी हम हीटर भी लगाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके किसी कपड़े में आप ज्यादा नजदीक बैठ गए तो आग लग गई है और आपको पता नहीं चलेगा, बहुत बाद में पता चलेगा क्योंकि कई परतें हैं कपड़ों की, है ना। तो ये एहतियात रखना बहुत जरूरी है। इसके संग संग जैसे तुमने पानी वाली बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पानी जरूर पिएं। पता नहीं चलता है, लगता सर्दी है तो ठंड के मारे हम डर के मारे पानी नहीं पीते हैं, तो बल्कि गुनगुना पानी पीते रहें, है ना। और इन सब चीजों को लकड़ी के ही उस पे सामान पर रखें, चौकी आदि पर, तो ज्यादा बेहतर है। इसके संग संग एक चीज और बड़ी खास है कि अक्सर हमें कुछ लोगों के, जैसे अगर कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हुआ और हड्डी वगैरह टूटी तो उसमें लोहे की रॉड आदि लगा दी जाती है, ऐसे लोग हीटर के पास न बैठें, भूल जाते हैं सर्दियों में, इस बात पर जरूर ध्यान रखें, है ना। और घर के जो बुजुर्ग हैं उनको तो बिल्कुल ध्यान से आप रखें कि उनको देखें कि आप ना उठाएं, हम कर देते हैं आपका काम। बिल्कुल। और जब भी जिस रूम में हीटर लगाओ तो थोड़ी थोड़ी देर पर आकर आप देखते रहें कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सही तुमने कहा। तो जिस चीज के लिए बच्चों का ध्यान रखें, उन्हीं सब चीजों के लिए बुजुर्गों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हमें समय का ध्यान रखना है। हम आपसे यही कहने वाले थे कि अब बिल्कुल समय नहीं बचा है, तो सभी सखियों और श्रोताओं को पहले तो उनके अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए धन्यवाद दे देते हैं और फिर लेते हैं इस कार्यक्रम से विदा। तो मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।